Hello everyone, welcome to our new class of vectors. Today we will complete the vector, and in the last class we completed dot product and all the properties of dot product. In this class we will learn cross product with its properties and important results, or the main concepts which are related to cross product we will complete in today's class. Now start with the cross product. First, vectors given A vector is A1 I cap plus B1 j cap plus C1 k cap. B vector is A2 I cap plus B2 j cap plus C2 k cap. ये अपने पास A और B दो वेक्टर गिवन है. इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? वो होती है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर. ये अपनी फर्स्ट रो आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर. देन A1 B1 C1 A2 B2 C2. इनका डिटर्मिनेंट होगा जो वो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होगी दो वेक्टर्स की. वो हमारी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होगी. अभी ये सोल्व कर देंगे हम, उसके बाद हमारी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी. नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल होता है साइन थीटा. दो वेक्टर्स के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट एंगल बनाती है वो होती है साइन थीटा. और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा यहाँ था कोस थीटा. तो इसका फर्स्ट है ए क्रॉस बी. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप. ये एन कैप क्यों लगाते हैं? ये एन कैप लगाते हैं हम डायरेक्शन के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें एक डायरेक्शन देती है एन वेक्टर. जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा. यहाँ पे हमारा एन वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि एन वेक्टर क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है. इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 होता है. तो इसके इनटू में 1 करेंगे तो वैल्यू यही रहेगी. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. इन दोनों वेक्टर्स का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे इधर डिवाइड में जाएगा. तो ये हमारा हो गया साइन थीटा. दो वेक्टर्स जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है और हमारे उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? वो एंगल साइन थीटा होगा. तो यहाँ तक हमने साइन थीटा पढ़ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा. नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम वेक्टर्स को शफल करते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट उसके नेगेटिव के इक्वल होगी. वहीं हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के. उसमें नेगेटिव साइन नहीं था. वो दोनों कैसे भी वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर लो वो सेम ही रहते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में उनका नेगेटिव उसके इक्वल आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि आई क्रॉस जे वेक्टर होता है के वेक्टर के इक्वल. आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर होता है के वेक्टर के कैप के इक्वल. जे कैप इंटू के कैप होता है आई कैप के इक्वल. के कैप इंटू आई कैप होता है जे कैप के इक्वल. ये बात हम याद कर लेंगे. इसको डिफाइन करके मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है. अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू टेंजेंट थीटा. ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लिख लेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी है. तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन है.
ये फॉर्मूला हमारा रिलेशन बताता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। उसमें होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट के इंटू टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। तो ये इनका रिलेशन हम याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर PYQ में आपको देखने को मिलेगा। जब आप PYQ सॉल्व करोगे वेक्टर्स के तो ये क्वेश्चन PYQ में आया है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर। कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा इंडिविजुअल के स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अच्छा, ये कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल कैसे कब होंगे, उनका मैग्नीट्यूड तब इक्वल होगा जब हमारा थीटा π/4 होगा। जब हमारा थीटा π/4 होगा तब जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का वो इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट के। वो कैसे होगा, वो हमने अब तक यहाँ फॉर्मूला देखा था इनके क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच के रिलेशन का। उसमें क्या था, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट π/4, टेंजेंट 45 क्या होता है, टेंजेंट 45 हमारे पास 1 होता है। तो इधर डॉट प्रोडक्ट के अगर इंटू 1 करते हैं तो हमारा 1 रहता है। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, टेंजेंट थीटा 1 हो गया। तो हमने देखा कि जो हमारा A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो A वेक्टर डॉट B वेक्टर के इक्वल आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ये बात भी हम याद कर लेंगे क्योंकि कई बार बोर्ड्स में या ND एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि MCQs में बोर्ड्स में आता है, CBSE बोर्ड्स में, कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट इक्वल कब होंगे और क्या ये इक्वल होते हैं। ऐसे MCQ में होगा ट्रू और फॉल्स में इक्वल होते हैं या नहीं होते, तो हम क्या कह देंगे, इक्वल होते हैं। MCQ में क्या पूछा जाएगा कि ये किस एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे π/4 45 डिग्री एंगल पे। वो हमारे 45 डिग्री एंगल पे हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट के। अभी हमने जो मेन पॉइंट्स थे, मेन प्रॉपर्टीज़ लगा लो आप, जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड थी उसके बारे में जो थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ तक सीख लिए। अभी हम सीखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो एप्लीकेशंस हम आप पढ़ेंगे। और ये एप्लीकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनका हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए, कोई साइड फाइंड आउट करने के लिए, डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट, डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी एप्लीकेशन बहुत ही प्यारी प्यारी एप्लीकेशंस हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छी थी, बट डॉट प्रोडक्ट बहुत छोटा टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा लेंदी टॉपिक है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन RPYQ में मिलेगा, एप्लीकेशंस के ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन PYQ में मिलेगा ही मिलेगा आपको। अभी इसकी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्या एप्लीकेशंस में क्या आता है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आता है, इसमें पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम्स का पहले डायग्राम देखते हैं हम। ये डायग्राम होता है इसका, हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। हमने इसकी नंबरिंग कर दी, मार्किंग कर दी हमने ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी पैरेलल हैं। ये अंदर से AC और ये BD, ये इसके डायगोनल्स होते हैं। ये 4 साइड्स होती हैं और ये इसके बीच के डायगोनल्स होते हैं। अभी ये क्या कहता है कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। अभी अगर दो साइड्स पैरेलल हैं
तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये साइड्स अगर पैरेलल है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। और इसकी ये साइड है जो बी सी साइड है, ये है डी ए के इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो अगर ये बी वेक्टर है, बी सी अगर बी वेक्टर है तो डी ए भी बी वेक्टर होगा। तो यहाँ से बी वेक्टर और बी वेक्टर सेम हो जाएंगे ये। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, और सी वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं। अभी ये देखा हमने, ये एक वेक्टर, एक डायगोनल ये है ए सी और एक डायगोनल हमारा है डी बी, एक डायगोनल हमारा है डी बी। अभी ए सी डायगोनल की वैल्यू क्या है, सी वेक्टर। डी बी डायगोनल की वैल्यू क्या है, डी वेक्टर। तो यहाँ से हम जब फाइंड आउट करेंगे तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए सी बी ट्रायंगल में, ए सी बी ट्रायंगल में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए और ये वेक्टर यहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं बी पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, वो हमारा सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना डायगोनल डी वेक्टर। डी वेक्टर में इसकी डायरेक्शन क्या है, डी वेक्टर की ए टू सी, ए टू सी इसकी डायरेक्शन है। तो डी वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हमारा हो जाएगा, डी वेक्टर हमारा हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमारा सी डायगोनल था, वो सी एक ऐसे जाके ऐसे और ऐसे एक पॉइंट से दो वेक्टर्स ओरिजिनेट होके और ये तीसरे पे इधर मीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये सी वेक्टर हो गया इन दोनों वेक्टर्स का सम। बट यहाँ पे डी वेक्टर के टाइम पे ये हमारा डी वेक्टर, डी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, इसमें हमारी डायरेक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। अगर डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी अगर अपनी बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होती, बी वेक्टर की डायरेक्शन बी टू सी होती, तो अपनी डी वेक्टर की वैल्यू हो जाती ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स की डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा डायरेक्शन का ध्यान हमें रखना है कि डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन अगर उनकी एक पॉइंट से निकल के और किसी दूसरे पॉइंट पे मीट हो रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट से निकल के यहाँ पे ये दोनों जो एक पॉइंट से निकले थे वो किसी पॉइंट पे ना मिल के कोई तीसरा वेक्टर उनको जॉइंट कर रहा है, तो वो जो डायगोनल वेक्टर है वो बाकी दो वेक्टर्स के सम के बराबर होगा। तो ये बात हमने सीख ली। अभी हमने पैरेललोग्राम में साइड्स का यूज करके डायगोनल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अभी हमारे पास अगर क्वेश्चन में डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है और हमसे साइड्स पूछ ली जाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमसे साइड्स पूछ ली जाएं, तो उन साइड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ए वेक्टर जो ये अपनी ये साइड है ए बी और डी सी साइड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। हमारी ये वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। और सेकंड साइड क्या हो जाएगी डायगोनल से, वो हो जाएगी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किसी पैरेललोग्राम के ए सी वेक्टर और डी वेक्टर डायगोनल्स हैं तो उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, तो उस केस में हमें कोई डायरेक्शन को नहीं देखना, उसमें डायरेक्ट क्या कर दो आप, एक बार उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो दोनों डायगोनल्स वेक्टर को, और एक बार दोनों डायगोनल वेक्टर को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। ये हमारी साइड्स के वेक्टर आ जाएंगे। और ऐसे ही अगर हमारे पास एक क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, हमारे पास एडजेसेंट साइड्स गिवन होती हैं पैरेललोग्राम की, वहाँ पे हमसे डायगोनल्स पूछे जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हम डायगोनल्स के लिए ना तो डायरेक्शन देखेंगे और ना ही उनकी वैल्यूज़ देखेंगे कि फिगर क्या है उसका डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, दो डायगोनल वेक्टर के लिए एक बार दोनों वेक्टर्स को प्लस कर देंगे, एक बार दोनों वेक्टर्स को माइनस कर देंगे, वो हमारी डायगोनल्स की वैल्यू आ जाएगी। और पेपर में ज़्यादा
दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है तो हमें अगर डायगोनल्स और एडजेसेंट साइड्स पूछी गई हैं तो डायरेक्ट ऐड और माइनस कर देंगे, साइड्स में डिवाइड बाई 2 कर देंगे और डायगोनल्स के लिए डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। बस ये डिफरेंस है। और ये पैरेललोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है 100%, क्योंकि इसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। आपको 2021-22 के पेपर में भी आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा कि डायगोनल्स गिवन होंगे और साइड्स निकालनी है। ये क्वेश्चन PYQ में 2021 या 22 के पेपर में आया था, ये आप देख सकते हो अपने पेपर में। नेक्स्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। अगर अपने पास दो साइड्स गिवन है तो साइड्स गिवन है तो हमसे डायगोनल्स निकालना था, हमने निकाल दिया। अब उसका एरिया पूछ लिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। वो एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, मैग्नीट्यूड और डिटर्मिनेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। अभी एरिया क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो हमारा एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू डायगोनल्स, डायगोनल्स के थ्रू एरिया क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। ये हमारा एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का थ्रू डायगोनल्स, ये हमारा एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा साइड्स के लिए डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी जब हमें डायगोनल्स गिवन है तो डिवाइड बाई 2 किया एरिया में। तो ये हम हमेशा याद रख लेंगे कि साइड्स हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। तो साइड्स, ये ट्रिक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ कि डिवाइड 2 कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। बाकी फॉर्मूलाज को याद करो, वो सबसे बेस्ट होता है। पर कई बार फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा होते हैं वो हम याद नहीं कर पाते कि डिवाइड बाई 2 कहाँ था। तो डिवाइड बाई 2 है। अगर साइड्स हमारे पास गिवन है तो साइड्स हैं तो हम, वो कहती है हमें डायगोनल की ज़रूरत नहीं, हम डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, हम हमारी वैल्यू को छोटा नहीं करेंगे। पर जब डायगोनल गिवन है तो साइड्स क्या कहती हैं कि इनको छोटा करो, हमसे ये बड़े नहीं है, तो इन दोनों को हमने छोटा कर दिया डिवाइड बाई 2। ऐसा ही एरिया में अगर साइड्स गिवन है तो कहती है हम अपने आप इसका एरिया बता देंगे, पर डायगोनल्स हैं तो ये साइड्स क्या कहती हैं, इस डायगोनल के एरिया को डिवाइड बाई 2 करो तभी इसका एरिया निकालेंगे हम। क्योंकि साइड्स होती हैं भाई, वो कहती हैं हमारी दादागिरी है तो हम A क्रॉस B करेंगे और डायगोनल्स में हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये हमारी एप्लीकेशंस थी क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहले वाली। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल की। ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी ट्रायंगल गिवन होती है, उसके 3 वेक्टर्स गिवन होते हैं A, B और C। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। ट्रायंगल में हम किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप 1 क्या है, फिक्स 1 पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है इसको फिक्स कर लेंगे। ये लेट से ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हमारे पास ए वेक्टर गिवन है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर की एक रो बनाई, उसके बाद B पॉइंट माइनस A पॉइंट, C पॉइंट माइनस A पॉइंट। जो पॉइंट हमने फिक्स किया था उसको B और C में से माइनस करके उसकी सेकंड और थर्ड रो बना देंगे और उसके डिटर्मिनेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, वो इसका एरिया आ जाएगा। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो गया। थर्ड इसका पॉइंट क्या कहता है, थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है, कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिनियर वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कोलिनियर वेक्टर्स और कॉन्क्रुएंट लाइंस। ये पेपर में देखने को मिलती हैं, बोर्ड्स एग्जाम में भी और NDA एग्जाम्स में भी, अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। बट इनका मतलब हमें नहीं पता होता, कई बार ये चीज़ें हमारी बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती। तो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर्स जब दो गिवन है वो कोलिनियर कब होंगे, वो कोलिनियर होंगे जब उनका रेशियो A1:A2 इक्वल होगा, B1:B2 इक्वल होगा, ये दोनों C1:C2 के। तो जब हमारे वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे, कि वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे जब उनका इंडिविजुअल जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और वो इक्वल होंगे C1/C2 के। ये बात हम याद कर लेंगे। ये जब आप NDA के PYQ सोल्व करोगे तब आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, A वेक्टर और B वेक्टर आर डायरेक्शन वेक्टर नॉट पोजीशन वेक्टर।
ये ए और बी वेक्टर हैं, ये डायरेक्शन वेक्टर होते, पोजीशन वेक्टर नहीं होते। मीन्स हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो वो ए बी सी डी, तो ये हमारी साइड्स नहीं गिवन होती। ये हमारा जो यहाँ पे ए वेक्टर किया था और यहाँ जो बी वेक्टर किया था वो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। ये ए बी और बी सी साइड्स नहीं है। अगर हमारे पास साइड्स गिवन होती हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर है, एक साइड को ए बी कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कि जो ये पूरी ए बी साइड गिवन है इसका ए वेक्टर कैसे बनाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके उसका ए वेक्टर हो गया। बी सी साइड है उसका वेक्टर कैसे बनाएंगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका यहाँ से बना लेंगे। मीन्स हमने यहाँ देखा ए बी सी, अब ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है लेट्स से, तो अगर ए और बी गिवन है तो हमारे पास पहले ही हमें कुछ नहीं करना। अगर ये ए बी ना होके ये ए ये बी ये सी कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, बी माइनस ए तो ए वेक्टर हो गया और सी माइनस बी ये बी वेक्टर हो गया। यहाँ से हम कोलिनियर निकाल लेंगे। कोलिनियर के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका डायरेक्ट रेशियो कर दो। अगर तीन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी तो उनका बी माइनस ए सी माइनस बी कर दो और उनको कोलिनियरिटी प्रूव कर दो। उनकी कोलिनियरिटी बोर्ड्स एग्जाम में प्रूव कर दो और उनकी कोलिनियरिटी पे एनडी एग्जाम्स में अपना क्वेश्चन सोल्व कर दो। सिक्स्थ नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट एप्लीकेशन कहती है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन वेक्टर्स गिवन है, ये तीनों हमारे डायरेक्शन वेक्टर्स हैं और ये हमारे पोजीशन वेक्टर नहीं है। अब देखो हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मिल गया, अब यहाँ पे ये ए वेक्टर मिल गया ये बी वेक्टर मिल गया ये सी वेक्टर मिल गया। तो जब हमें वेक्टर ही मिल गए तो तीन वेक्टर गिवन है तो उसमें हमसे कोई कोलिनियर नहीं पूछेगा, उसमें हमसे पूछेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते तो हमसे पूछा जाता कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या है। अगर अपने पास तीन वेक्टर्स गिवन है तो हमसे पूछा जाएगा कि कोप्लेनर्स वेक्टर कौन से हैं। तो कोप्लेनर के लिए तीन वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कोलिनियर के लिए दो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, बी वेक्टर है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, सी वेक्टर है ए थ्री आई कैप प्लस बी थ्री जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। कोप्लेनर्स वेक्टर क्या कहते हैं कि जो इन तीनों का डिटर्मिनेंट होगा ना वो जीरो हो जाएगा, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ये बातें हम याद कर लेंगे, कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर की ये बातें हम याद कर लेंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या कहता है कि कोप्लेनर के लिए तीन वेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, तीन वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कोप्लेनर के लिए होती है। अगर चार इक्वेशन है तो उनमें से तीन बनानी होंगी। अगर हमारे पास चार इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए सी माइनस बी डी माइनस सी, ऐसा करके हम तीन इक्वेशन, कोप्लेनर के लिए तीन कोलिनियर के दो। हम ये बात याद कर लेंगे, 100% याद कर लेंगे क्योंकि ये 2.5 नंबर दिलवा देगी हमें, ये छोटी सी बात 20 सेकंड के अंदर 2.5 नंबर दिलवा देगी हमें। अभी इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर थ्रू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड से ए स्क्वायर, ये हमें पता है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अब हमारे पास साइड ए गिवन है उसका एरिया क्या हो गया स्क्वायर का ए स्क्वायर और उसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी अंडर रूट टू ए, अंडर रूट टू ए। ये बात हम याद कर लेंगे मेरे भाई, ये बात हम याद कर लेंगे कि उसका डायगोनल की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट टू ए। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट की क्या कहती है, वो कहती है कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट के लिए कि ए वेक्टर किसके इक्वल होगा बी प्लस सी, कि जो बड़ी साइड है वो बाकी दोनों साइड के सम के बराबर होगी। हमारे पास ऑप्शन में होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन होते हैं और हमसे पूछ लिया जाता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर वो तीनों कोलिनियर हैं तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। ये बोर्ड्स एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में एमसीक्यू में देखने को मिलेगा और या फिर ये एनडी एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो
कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो वो ऑप्शन कैसे होगा कि जो ए साइड है वो बी और सी, मीन्स उन तीनों साइड्स में से कोई भी एक साइड बाकी दो के सम के बराबर होगी। कि जो बड़ी वाली साइड है तीनों में जो बड़ी वाली साइड है वो बाकी दो के सम के बराबर होगी। ये बात हम याद कर लेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की। ये इसके ऊपर बेस्ड एक एनडीए एग्जाम्स में क्वेश्चन मैंने देखा था, और सीबीएसई 12th बोर्ड्स में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि सीबीएसई के बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आता है, एनडीए एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि कोलिनियर कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं और पूछ लिया जाता है क्या वो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये यूज करके हम आज के बाद वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को। जब हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ये बात बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड्स में और एनसीईआरटी मैथ्स में ये पॉइंट आया है, तो ये आपको अगर एनसीईआरटी में कोई पॉइंट आया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10th क्या कहता है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यस, ये चीज़ें, ये जो स्केलर प्रोजेक्शन है, वेक्टर प्रोजेक्शन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड्स के लिए भी और एनडीए एग्जाम्स में के लिए तो है ही। एनडीए एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आएगा कि स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे है तो उसका स्केलर प्रोजेक्शन होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जिस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है दूसरे वेक्टर पे, बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है ए का, तो बी को दबाया है, ए ने बी को दबाया है तो बी नीचे आ गया और ऊपर इनकी डॉट आ गई। स्केलर प्रोजेक्शन में डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है, वो स्केलर प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से। मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अभी इन दोनों में हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू तो एक कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 5 आ गई, 10 आ गई, ऐसे इसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। पर जो वेक्टर प्रोजेक्शन की वैल्यू है वो हमारी हमेशा एक वेक्टर के फॉर्म में आएगी, क्योंकि ये बी वेक्टर हमेशा वेक्टर ही रहेगा। इससे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेट से 2 वैल्यू आ गई तो ये 2b हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो स्केलर प्रोजेक्शन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, वेक्टर प्रोजेक्शन हमेशा एक वेक्टर की फॉर्म में आंसर देता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये जो बात मैंने बताई है ये किसी बुक में नहीं लिखी है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद का एनालिसिस है कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, और ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू और ये हमेशा वेक्टर की वैल्यू देती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट कहता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये एनडीए एग्जाम्स का क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अभी r1 वेक्टर हमारे पास गिवन होता है एट द पॉइंट, लिखा होता है कोई भी एक वेक्टर गिवन होगा एट द पॉइंट और या फिर थ्रू द पॉइंट। दूसरा वेक्टर क्या होगा, अबाउट द पॉइंट, दूसरा वेक्टर होगा अबाउट द पॉइंट। तो हमारा r वेक्टर जो ये क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। कि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे, उनमें से एक साइड का वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर माइनस अबाउट द पॉइंट, जिस वेक्टर के साथ अबाउट लिखा है। ये ट्रिक होती है, जिस भी वेक्टर के साथ अबाउट लिखा है उस वेक्टर को माइनस कर देंगे। हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, एक के साथ लिखा होता है एट या थ्रो, दूसरे के साथ लिखा होता है अबाउट। तो अबाउट का वेक्टर हमेशा माइनस होगा, अबाउट वाला वेक्टर हमेशा माइनस होगा। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अगर ये r1 अबाउट द पॉइंट होता और r2 ये होता तो हमारा r वेक्टर हो जाता r2 माइनस r1, क्योंकि अबाउट वाला हमेशा माइनस होता है, अबाउट वाला हमेशा माइनस होता है। तो और क्या होती है,
टॉर्क होती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हमारी जो मूवमेंट होती है वही हमारी टॉर्क होती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उससे क्या कौन सा एरिया किस फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट्स की कोलिनियरिटी आज हमने फाइंड की, पॉइंट्स को कोप्लेनर आज हमने सोल्व किया कि पॉइंट्स कैसे कोप्लेनर शो होते हैं, कैसे उनको कोलिनियरिटी है या नहीं है वो चेक करते हैं, पैरेललोग्राम का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ाई की और क्रॉस प्रोडक्ट को मैक्सिमम हमने कवर कर दिया। आज की क्लास में वेक्टर्स के जो दो मेन पॉइंट्स थे वो था डॉट प्रोडक्ट जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, और क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ट्रिपल प्रोडक्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। तो तब तक के लिए वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स आते हैं उनको कमेंट सेक्शन में डालो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहो, वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। नेक्स्ट एनडीए एग्ज़ाम जो अपना सितंबर में होगा उससे पहले आपका एनडीए का सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा, और प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। और डाउट्स अगर कोई आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करो। ये एक फ्री ट्यूटोरियल है कि जो मैंने पढ़ा वो आप सब पढ़ो और एनडीए एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। टिल देन स्टडी हार्ड।